गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम हमारे पाठ्य पुस्तक का टॉपिक राजनीति का अपराधीकरण आज हम कक्षा में डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये समझेंगे कि किस प्रकार से हमारे देश में हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक संरचनाओं के अंतर्गत अपराधी तत्वों का बढ़ना और उसको दूषित करने का जो काम किया जा रहा है और किस प्रकार से ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के समक्ष चुनौती बनकर उभर रहा है, इसका आज हम अध्ययन करेंगे, इससे रूबरू होंगे और समझेंगे कि इस समस्या से कैसे निजात पाया जा सकता है और हमारे देश में हमारे सर्वोच्च अदालत, हमारे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग और सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं इस समस्या से निजात पाने में और हम सब भारतीय नागरिकों का दायित्व बनता है, इसके संबंध में आज हम ये समझेंगे इस टॉपिक को। तो देखिए, आप देखते हैं कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले ब्रिटिश शासन में आदमी बदतर जीवन जी रहा था। ये तो हम सभी को पता है कि अंग्रेजों ने भारतीयों का बहुत ही जबरदस्त तरीके से शोषण किया और स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक की ये अपेक्षा थी कि अब उसके जीवन में खुशहाली आएगी। जो हमारा स्वतंत्र भारत हुआ, स्वतंत्रता मिली, तो हम सब भारतीयों के मन में खुशी थी कि अब हम हमारे जीवन में खुशहाली लाएंगे, हमारे जीवन का विकास करेंगे और हम स्वतंत्र भारत में रहकर एक स्वतंत्र सांस का एहसास करेंगे। मगर गरीब की स्थिति और भी बदतर बनी हुई है। देश की प्रगति का पूरा लाभ अभी तक उसे प्राप्त नहीं हो सका है। आज भी ये समस्या है कि हमारे 70 साल के बाद भी हमारे देश में गरीबी का पूर्ण रूप से अपन न तो निराकरण कर पाए हैं और स्थिति ज्यों काफ़ी कुछ जो बदलाव होना चाहिए इतना हो नहीं पाया। देश की प्रगति का लाभ अभी तक नहीं प्राप्त हो सका सभी वर्ग को। बहुसंख्यक गरीब तबके को अभी भी विकास के अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हो रहे। गरीबी और अमीर के मध्य खाई और भी बढ़ती गई। स्वतंत्रता के बाद अमीर वर्ग ही सर्वाधिक लाभान्वित हुआ है। भारतीय राजनीति की जो दशा है वे देश की प्रगति के लिए बहुत ही चिंतनीय है। भारतीय राजनीति का अपराधीकरण एक ऐसी परिघटना है जिसने भारतीय लोकतंत्र को दिशाहीन कर दिया है। चुनाव में बाहुबल और धनबल के बुरे प्रभाव ने संपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्षत विक्षत कर दिया है। आप देखते हैं कि देश की आज़ादी के बाद से हमारे जहाँ सामने जो अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसी बहुत कुछ समस्याएं, चुनौतियां थी, आज इतने सालों के बाद भी हम इस समस्या से न तो निजात पाए। हमारे देश में जो गरीबी अमीरी के मध्य जो खाई थी वो खाई बढ़ती गई। इस खाई को पार नहीं पा रहे हम। अमीर अमीर होता गया, गरीब गरीब होता गया और यही नहीं, इस देश के काफ़ी संसाधनों पर अमीरों ने अपना बहुत फ़ायदा उठाया। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में अमीरों का बहुत बड़ा दबदबा है। अमीरों का इसमें अमीर वर्ग का इसमें बोलबाला है। आप देखते हैं कि हमारी जो भारतीय राजनीति में जो घटना घटित हुई है जिसको कहते हैं राजनीति का अपराधीकरण, और इस अपराधीकरण की बढ़ने की प्रवृत्ति ने हमारे लोकतंत्र की दिशा को बहुत ही क्षत विक्षत कर दिया। यूँ कह सकते हैं कि चुनाव में जिस समय चुनाव होते हैं तो ये जो अपराधी प्रवृत्ति में लिप्त लोग हैं ये अपने अपराधी प्रवृत्ति तथा अपने धन का अथाह प्रयोग करते हुए ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरह से कमजोर करने पर तुले हुए हैं। इस प्रवृत्ति से हमारे चुनावों का पूरी तरह से अपराधीकरण हो गया है। राजनीति का अपराधीकरण भारतीय लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई है। हालांकि विगत वर्षों में चुनाव में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए चुनाव प्रक्रिया में अभूतपूर्व सुधार भी किए हैं। जैसे अपन देखते हैं ईवीएम मशीनों का प्रयोग है, संवेदनशील बूथों की वीडियोग्राफी है, निष्पक्ष चुनाव पर्यवेक्षकों की नियुक्ति है, चुनाव आचार संहिता को लागू करना है आदि कुछ सकारात्मक उपाय भी किए हुए हैं। इन सुधारों के बावजूद राजनीति में अपराधी तत्वों की सक्रिय भूमिका और भागीदारी चिंता के विषय आज भी बनी हुई है। इतना सुधार होते हुए भी आज भी ये समस्या से हम निजात नहीं पाए हैं। आप देखते हैं कि पहले के दौर में जिस समय
आपने देखा होगा कि वर्तमान में जो चुनाव होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से होते हैं। पहले होते थे एक बैलेट पेपर, जो एक मतदान का जो एक बहुत बड़ी पेटी हुआ करती थी, उसमें बैलेट पेपर को फोल्ड करके डाला जाता था। अब आप देखें भारत के विशेषकर बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ऐसे जो उत्तरी राज्य हैं, वहाँ पर इस प्रकार का आपराधिक तत्वों के द्वारा मतदान केंद्रों को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेकर एक प्रकार से किडनैप करके एक व्यक्ति के पक्ष में, एक उम्मीदवार के पक्ष में सब वोट डलवाए जाते थे। या फिर उनको पता लगे कि इस मतदान केंद्र में किसी हमारे विरोधी उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा मतदान हो रहा है, तो मतदान पेटी में पानी डाल दिया जाता है ताकि जितने भी वो मतपत्र होते थे, कागज़ के होते थे, सब गीले और सब खराब हो जाते थे। तो इस प्रकार के ये जो अपराधी तत्वों द्वारा ये जो चुनावी प्रक्रिया को बाधित किया जाता था, मतदाताओं को डराया जाता था कि आप वोट नहीं कर सकते, आप इसको वोट दे सकते हो, यूँ नहीं कर सकते हो, मतलब काफ़ी कुछ मतदान देने से वंचित कर देना। और जब मतदाता मतदान केंद्र पे पहुंचता तो उसको पता चले कि आपका वोट तो कोई दे के और चला गया। तो ये सब इस प्रकार की समस्या थी। तो हमारे चुनाव आयोग में विशेषकर हमारे जो TN सेशन हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त बने, तो उन्होंने देखा कि बहुत कुछ समस्याएँ, इन समस्याओं से निजात पाने के लिए हमें हमारी चुनाव प्रक्रिया में बहुत कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। तो आप देखते हैं EVM मशीनों का प्रयोग, और जो भी जहाँ भी हिंसा प्रभावित या हिंसा हो सकती है ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों की वीडियोग्राफी होती है। और चुनाव में आप देखेंगे कि जो हमारे चुनाव प्रेक्षक होते हैं, इनकी भी अच्छे ढंग से नियुक्ति और बाहरी अधिकारियों को लगाया जाता है। आप देखेंगे पुलिस सुरक्षा के लिए जो अर्धसैनिक बल हैं वो दूसरे राज्यों से मंगाए जाते हैं, ताकि स्थानीय पुलिस की तो क्या जान पहचान होती है तो इतना कठोर कदम नहीं उठा सकते, लेकिन बाह्य होते हैं तो वो फिर कोई उनकी जान पहचान नहीं होती, तो अच्छे ढंग से चुनाव संपन्न करवाते हैं। यही नहीं, जो हमारी आदर्श आचार संहिता है उसको भी बहुत ही एक सशक्त रूप से लागू किया जाता है। तो काफ़ी कुछ सुधार हुए हैं, फिर भी आज भी समस्या पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है। तो ये हमने देखा है कुछ न कुछ एक पृष्ठभूमि के रूप में। अब देखते हैं कि आखिर अपराधीकरण होता क्या है, किससे कहते हैं राजनीतिक अपराधीकरण। देखिए, राजनीतिक अपराधीकरण वह प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। जो भी आपराधिक प्रकरण जैसे हत्या, डकैती, लूटमार, किडनैप, बलात्कार जैसे संगीन अपराधों से जुड़े हुए लोग या इस पृष्ठभूमि से जुड़े हुए व्यक्ति जब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हमारी राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं तथा राजनीति में प्रवेश करते हैं और सत्ता प्राप्त करने और सत्ता में बने रहने के लिए राजनीति के द्वारा समय समय पर अपराधियों की मदद लेना राजनीति का अपराधीकरण कहलाता है। सत्ता प्राप्त करना और सत्ता प्राप्त करने के बाद में अगर उनको लगता है कि ये व्यक्ति है या कोई संगठन है या हमें हमारे समक्ष चुनौती पैदा कर रहा है, तो उसको अपराधियों द्वारा डरा धमकाना, हत्या करवाना, ये सब ये काम किस में आता है, राजनीतिक अपराधीकरण। ये इन प्रकार सत्ता के गलियारों तक पहुंचने की महत्वाकांक्षा ही अनैतिक, अनुचित और अपराध प्रदान साधनों के प्रयोग के लिए प्रेरित करती है। भारत में राजनीति को एक फायदेमंद व्यवसाय के रूप में मान लेने की प्रवृत्ति राजनीतिक अपराधीकरण को जन्म देती है। अब लोगों को ऐसा लगता है, महात्मा गांधी जी बेचारे कह के गए थे कि राजनीति एक सेवा का माध्यम है, त्याग का विषय है, लेकिन आज के वर्तमान नेताओं को लगता है कि राजनीति एक ऐसा फायदेमंद विषय है जिसमें किसी प्रकार की योग्यता नहीं होती है। एक बार चुनाव जीत जाओ और फिर आप अपने हिसाब से इस व्यवसाय को जिस प्रकार से अपनाना चाहो अपना लो, और एक फायदेमंद व्यवसाय के रूप में जो बिना इन्वेस्ट कुछ किए बहुत कुछ लाभ की प्राप्ति उनको दिखती है। तो ये एक प्रकार के राजनीतिक अपराधीकरण को बढ़ावा देती है या जन्म देती है। दलीय राजनीति में अपराधीकरण की और अधिक संभावना बनी रहती है, क्योंकि इसमें सत्ता में आने का रास्ता चुनाव के माध्यम से खुलता है। और मत प्राप्त करने के लिए जब राजनीतिक और राजनीतिक दल मतदाताओं को नीतियों कार्यक्रमों को प्रभावित न करके धन, बल, भय, आतंक का सहारा लेते हैं, तब वह अपराधीकरण हो जाता है। अरे आप चुनाव लड़ना चाहते तो स्वच्छ तरीके से जीतो ना। आप जनता को बताओ हमारी क्या नीतियाँ हैं, हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है। मतदाताओं के सामने अपने कार्यक्रम रखो। ये तो होता नहीं, जबकि धन फेंक कर, ताकत दिखाकर, भय और आतंक का माहौल तैयार करके इस प्रकार का वोट हासिल करना राजनीति का अपराधीकरण कहलाता है। आज भी अनपढ़ गरीब क्षेत्रों में ये सब कुछ हो रहा है। चुनावी राजनीतिकरण अपराधियों और राजनीतिज्ञों में आपस में साठ-गांठ पैदा होती है। अब देखते हैं कि जब भी चुनाव नजदीक आता है तो अपराधी तत्व से जुड़े हुए लोग भी एक्टिव हो जाते हैं, नेता भी एक्टिव हो जाते हैं और आपस में साठ-गांठ इस ढंग से पैदा करते हैं कि उनको लगता है कि इस व्यक्ति की वजह से हमारी जीत हो सकती है और ये साथ लेकर चलते हैं।
ये दोनों अपने अपने निजी स्वार्थों से प्रेरित होकर एक दूसरे से लाभ उठाने के मंसूबों पर काम करते हैं। जहाँ युवाओं में जिताने के लिए आपराधिक तत्व राजनीतिकों की मदद करते हैं, वहीं सत्ता में आने के बाद राजनेता अपराधियों को राजनीतिक शरण देकर उनकी मदद करते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे से मिले हुए अपराधी और राजनेता। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि आखिर राजनीतिक अपराधीकरण के क्या क्या कारण हैं, किन कारणों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रीय चरित्र में पत्र। हम हमारे देश के नेताओं का, हमारे देश के जो राजनीतिक सेवा भाव से जो लोग गए हुए उनके चरित्र में बहुत बड़ा पतन हो रहा है। दूसरी, हमारे देश की जो गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी की समस्या आज भी बनी हुई है। लोग मजबूरन इन ऐसे धनबल, बाहुबल वाले लोगों के आतंक से प्रेरित लोगों के दबाव में आ जाते हैं। राष्ट्रीयता की भावना का अभाव होता है। लोग ये नहीं सोचते हैं कि मेरे इस कदम से क्या फर्क पड़ेगा। उन्होंने बोला ठीक है, मुझे तत्कालीन लाभ तो हो रहा है, इस वजह से ये भी बहुत बड़ी समस्या हो रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा भौतिकवादी प्रवृत्ति का बढ़ना, लोग तात्कालिक लाभ लेना चाहते हैं। राजनेता और राजनीतिक दलों द्वारा साधनों की पवित्रता में विश्वास बिल्कुल नहीं किया जाता है। पुलिस, राजनीति के नौकरशाह और अपराधियों में से परस्पर अनैतिक साठगांठ। आप देखेंगे पुलिस, नेता लोग, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, नौकरशाही लोग, अफसर लोग या अपराधी आपस में सब मिली जुली अपन को कई बार देखने को मिलता है। चुनावी राजनीति पर बाह्य तत्वों का प्रभाव। जनता द्वारा आपराधिक प्रवृत्ति में राजनीति को स्वीकार्यता जनता भी स्वीकार करती है। जो भी जितने भी आपराधिक पृष्ठभूमि से लोग हैं, जनता भी उनको बहुत बड़ी इज्जत सम्मान देती है। तो उनको लगता है कि वास्तव हम कुछ हैं और वो और भी ज़्यादा उसके प्रति आगे बढ़ते रहते हैं। कानूनों को प्रभावशाली रूप से लागू न करने की व्यवस्था। न्यायिक प्रणाली की मूलभूत खामियां। दलीय राजनीति, सत्ता प्राप्ति में अत्यधिक राजनीतिक लालचा। निर्वाचन प्रणाली की खामियां। शासन की क्षमता और गुणवत्ता में भारी गिरावट। आपराधिक तत्वों का समाज में दबदबा और स्वीकार्यता। धन, बल व राजनीति का मिश्रण। निष्पक्ष, ईमानदार और राष्ट्र हितों के प्रति कटिबद्ध नेतृत्व का अभाव। इन सभी के आधार पर हम समझ सकते हैं कि देश में राजनीति के अपराधीकरण को बढ़ावा मिलता है और यही इसके प्रमुख कारण है। अब देखते हैं कि भारत में राजनीति का जो वर्तमान परिदृश्य है, इसमें किस प्रकार से अपराधीकरण अपनी मजबूत गहरी पेड़ बना रहा है और किस प्रकार से बढ़ रहा है। आप देखिए कि हमारे लोकसभा के चुनाव में आप देखते हैं कि आज भी 34% से ज़्यादा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग हैं कुल संख्या में। उनके विरुद्ध आपराधिक मामलों में या तो विचाराधीन है। हमारे जनप्रतिनिधि में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की निरंतर बढ़ती जनसंख्या लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। हमारी पवित्र लोकतांत्रिक संस्थाओं में अपराधी प्रवृत्ति से जुड़े लोग अगर बढ़ेंगे तो ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा है। वो जिनके मन में हिंसा, संविधान में विश्वास नहीं, डकैती, जघन्य अपराध से जुड़े लोग हैं, उनके मन में कभी संविधान के प्रति आस्था कैसे पैदा होगी, कल्याण की, ईमानदारी की कैसे कब भावना पैदा होगी नहीं। तो दिन प्रतिदिन इनकी जो प्रतिशत है वो बढ़ता जा रहा है, न कि कम होता जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा लोकतंत्र के लिए खतरा है और बहुत बड़ा हमारे लिए चिंतनीय एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है। भारतीय राजनीति में निरंतर बढ़ते हुए अपराधियों की संख्या इसके अपराधीकरण के स्तर को प्रदर्शित करती है। सभी राजनीतिक दलों द्वारा अपने उम्मीदवारों का चयन अलोकतांत्रिक और निरंकुश ढंग से करता है। आप देखेंगे कि राजनीतिक दल भले कितने दावा करें कि हम जो भी लोकप्रिय, जो भी हमारी चुनावी प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं, नहीं, वो सबसे पहले ये देखते हैं कि मुझे जीत कैसे हासिल हो सकती है और इस क्षेत्र विशेष से कौन व्यक्ति जीत सकता है, उसी को देते हैं वोट। वो ये नहीं देखते हैं कि ये अपराधी है, इसके ऊपर इतने केसेस लगे हुए हैं, इसके ऊपर ये जेल जा चुका है, ये नहीं देखते हैं। उनको लगता है कि हाँ ये जीत सकता है तो उसको टिकट देके आपको वो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनको ले आते हैं। तो ये इनका तरीका भी बहुत बड़ा गलत है। सबसे बड़ा कारण ये देखते हैं कि सभी राजनीतिक दल केवल इस बात से चिंतित रहते हैं कि उनके उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित हो। सभी दल ईमानदार छवि वाले लोगों की तुलना में धनबल और बाहुबल वाले जीते उम्मीदवारों को ही टिकट देते हैं। आपको पता है योग्य व्यक्ति को कभी नहीं मिलता है, वो उसी को टिकट दे दें। उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा धन और बाहुबल से संपन्न व्यक्ति है और ये इसी को टिकट दो। राजनीतिक अपराधीकरण के दो भिन्न अर्थ देखे जा सकते हैं। संकीर्ण अर्थ में लगता है कि अपराधियों का विधानसभा और भारतीय संसद में प्रवेश और हस्तक्षेप से है, जबकि व्यापक अर्थ में देखें तो राजनीति पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से चुनावी राजनीति और शासन को प्रभावित करने से संबंधित है। यानी एक तो जिनका प्रवेश हो गया है वो तो संकीर्ण अर्थ है, लेकिन जो प्रवेश न होने बाहर बैठे हुए हैं लेकिन हमारी राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं वो सबसे बड़ी समस्या है।
इसमें धन व बाहुबल, किसी भी राजनीतिक दल की मदद करना, असामाजिक तत्वों के माध्यम से बूथ कैप्चरिंग करना, चुनाव में फर्जी मतदान करना, विपक्षी उम्मीदवार के मतदाताओं को धमकाना, हत्या कर लेना आदि गतिविधियां सम्मिलित हैं। पिछले 2-3 चुनावों में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का सभी राजनीतिक दलों ने भरपूर उपयोग किया। पार्टी के लिए फंड जुटाने से लेकर बल व पैसे की जोड़ देकर मतदाताओं को रूप बदलने में अपराधियों की भूमिका को अभूतपूर्व वृद्धि हुई। चुनावों का प्रबंधन, चुनाव प्रचार में भीड़ जुटाना, बैठक व सम्मेलनों को पैसे या डरा धमकाकर भीड़ इकट्ठी करना, नियोजित ढंग से आपराधिक पृष्ठभूमि के कार्यकर्ताओं की फौज बनाना एक सामान्य सी बात हो गई है। स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक यही गणित काम करता है। पूर्व में अपराधी सक्रिय राजनीति से बाहर रहकर पसंदीदा दल की मदद करते थे, अब इस व्यवहार में बदलाव आ गया है। अब ये न केवल उम्मीदवारी हासिल करके चुनाव जीत रहे बल्कि मंत्री बनकर इस देश के नीति निर्धारक बन गए। भारतीय राजनीति में दागी मंत्री एक मशहूर संज्ञा बन चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीय राजनीति में दिन प्रतिदिन इन अपराधी तत्वों का प्रवेश बढ़ता जा रहा है। देश के प्रत्येक कोने में चुनावों का आपराधिक गतिविधियों में सन्निहित संबंध रहा है। किसी विशेष उम्मीदवार को मत डलवाने से लेकर मतदाताओं को डराना, धमकाना, उन्हें मतदान केंद्रों तक पहुंचाने से रोकना, समाज के कमजोर वर्ग के तबकों के दलितों, महिलाओं, आदिवासी जातियों, जनजातियों को विगत 20 साल से एक भी चुनाव बिना हिंसक गतिविधि, धन बल के प्रयोग के बिना संपन्न नहीं हुआ है। कई बार तो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार की हत्या कर दी गई है ताकि चुनाव रद्द किए जाएं। इस अराजकपूर्ण स्थिति और हिंसक गतिविधियों का कारण ही राजनीतिज्ञों और अपराधियों के मध्य स्थापित साठगांठ है। एक कट्टर अपराधी जेल में बैठे बैठे चुनाव जीतकर संसद के गलियारों तक पहुंच जाते हैं। ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले तत्वों के विरुद्ध सभी प्रकार के मामले विचाराधीन हैं, जिसमें हत्या, डकैती, जबरन वसूली से लेकर बलात्कार जैसे जघन्य अपराध शामिल हैं। आप सोचो किस प्रकार से ये आज भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पैर पसार रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और इनको अगर नहीं रोका गया समय के साथ तो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा बुरा दिन आने वाला है। ये हमें समझ लेना अभी से जरूरी होगा। फिर भी हमको कुछ उपाय ढूंढने होंगे कि इनको कैसे रोका जा सकता है, इस अपराधीकरण को क्या करें। तो सबसे पहले कुछ सुझाव दिए गए हैं, कुछ उपाय हैं। देखिए, राजनीतिक दलों में अंदरूनी लोकतंत्र और जवाबदेही का विकास करना जरूरी होगा। प्रत्येक राजनीतिक दल अपने अंदरूनी लोकतंत्र और जवाबदेही का जरूर विकास होगा तो ये इस प्रक्रिया में थोड़ा सा रोका जा सकता है। संविधान द्वारा राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली और कार्य व्यवहार को नियंत्रित करने को कानून व्यवस्था का प्रावधान होगा। जबरदस्त तरीके से कानून लागू करने होंगे। जो अपराधी राजनीति में सक्रिय है उनके विरुद्ध चल रहे मुकदमों का शीघ्र निपटाने तो फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायालयों की विशेषता। अगर किसी राजनीतिक व्यक्ति पर कोई जघन्य अपराध लगा हुआ है तो फास्ट ट्रैक से उसकी सुनवाई करके तुरंत उसको सजा का ऐलान कर देना चाहिए ताकि वो उस प्रक्रिया में भाग लेने से बच सके। नहीं तो होता ये है कि अपील पे अपील करता रहो, वो पूरी ज़िंदगी भर चली जाती है, फैसला आता नहीं है और ज़िंदगी भर बहुत बड़े ओहदे तक पहुँच जाता है। ठीक है, त्वरित न्याय निर्णयों द्वारा अपराधी तत्वों को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करना, कि फास्ट तरीके से उनका सुनवाई करके ऐसे अपराधियों को चुनाव लड़ने से पहले रोक लेना। कानून में वांछित संशोधन और परिवर्तन करके आपराधिक पृष्ठभूमि वाले तत्वों को चुनाव लड़ने से प्रतिबंध लगाना। निर्वाचन आयोग का निष्पक्ष और पारदर्शी गठन, सरकार का बिना किसी प्रकार का कोई उस पर दबाव न हो। जिनके खिलाफ 2 या 2 से अधिक आपराधिक मामला दर्ज है उन्हें चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति पर 2 या 2 से अधिक अगर अपराध केसेस लगे हुए हैं तो वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकेगा। उन राजनीतिक दलों पर जुर्माने या दंड लगाने का प्रावधान हो जो अपराधियों को टिकट देते हैं। नोटा, नॉन ऑफ द अबव जिसका पूरा नाम है, नोटा व अन्य पुख्ता उपायों की व्यवस्था हो जिससे आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति चुनाव न जीत सके। भविष्य में प्रभावी ऑनलाइन निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ करना, जो व्यक्ति घर बैठे किसी को चुनाव अपना वोट दे सकता है ताकि वो किसी प्रकार के धन बल या बाहुबल के नियंत्रण में नहीं है। तो ये कुछ उपाय हैं, इनके द्वारा इस समस्या से कुछ काफ़ी हद तक निजात पाया सकता है। फिर भी हमारी एक समिति है, एमएन वोरा समिति, उस रिपोर्ट में जो उस समिति का गठन किया था राजनीतिक अपराधीकरण के गंभीरता के बारे में जांच और पड़ताल करने के लिए एक समिति का गठन किया था, वो थी एमएन वोरा के नेतृत्व में। और समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में माफिया नेटवर्क एक समानांतर सरकार चला रहा है। आप सोचो, एक समानांतर पैरेलल गवर्नमेंट चलाने का काम करता है हमारे देश का माफिया नेटवर्क।
और भारतीय मतदाता की उदासीनता और अगंभीरता और भाव शून्यता की इस प्रवृत्ति ने और भी अभिवृद्धि की है। लोगों का उससे कोई पड़ी नहीं है, लोग उदासीन है उसके प्रति, और जो लोग उदासीन और गंभीर नहीं होंगे तो ये इस प्रकार के माफिया प्रवृत्ति से जुड़े लोग और भी प्रोत्साहित होते रहते हैं। माफिया गिरोह के स्थानीय नेताओं को संरक्षण प्राप्त होने के कारण से गैर कानूनी रूप से लाभ प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया है। कालांतर में माफिया राजनेताओं के द्विगठबंधन त्रिगठबंधन में बदल गया है। पुलिस अपराधी और राजनेताओं का गठजोड़ भारतीय लोकतंत्र में दीमक की तरह चाट रहा है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि पुलिस, अपराधी और राजनेता ये तीनों आपस में मिले हुए हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी समस्या का एक केंद्र बनता जा रहा है। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को मिटाकर राजनीतिक व्यवस्था में अपराधीकरण को से बचाना भारतीय चुनावी राजनीति की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। न्यायपालिका, पुलिस, निर्वाचन आयोग और नौकरशाही की निष्पक्षता एवं जनता की चुनावी प्रक्रिया में ईमानदार और सक्रिय भागीदारी से ही राजनीतिक में अपराधीकरण कम हो सकता है। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम सब ये पूरी जिम्मेदारी लें, ईमानदारी और सक्रिय भागीदारी निभाकर हम ये प्रण लें कि नहीं, लोकतंत्र हमारा है, लोकतंत्र स्वच्छ, लोकतंत्र मजबूत, और हमारी इस लोकतंत्र प्रति आस्था बनी रहे और इस पवित्र और पुण्य इस कार्य में किसी भी अपराधी जुड़े हुए प्रवृत्ति और धनबल बाहुबल में प्रभाव आए बिना अपने विवेक से सर्वोच्च मानते हुए इसमें आगे बढ़े और ऐसे लोगों को हतोत्साहित करें जो इस अपराध जगत से जुड़े हुए हैं।